Okay, good evening, all of you. Today we will discuss about our personal hygiene, स्किन केयर। अब जो हमारा दूसरा पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है बेटा, वो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्किन केयर। स्किन केयर का मतलब होता है बेटा केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ स्किन। स्किन को कैसे हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो नॉर्मली स्किन इज एन एक्टिव ऑर्गन। स्किन हमारा एक्टिव ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। स्किन को इंटीगुमिनेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। जिसने आपको बताया उनको भी हमने बताया है। ये नाम बहुत कुछ लोगों को कम को पता है। स्किन को इंटीगुमिनेटरी सिस्टम बोला जाता है। ये बॉडी का लार्जेस्ट सिस्टम है। स्किन की जब हम बात करते हैं, स्किन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो स्किन के अंदर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस तीन लेयर होती है। एपिडर्मिस मींस ऊपर वाली, डर्मिस मींस नीचे वाली, और सबकुटेनियस उससे नीचे वाली। एपिडर्मिस, एपी मींस अबव, अबव द डर्मा। हमारी जो स्किन है बेटा, इस स्किन के अंदर तीन लेयर पाई जाती है। जो ऊपर की लेयर होती है इसको बोलते हैं बेटा एपिडर्मिस, इस लेयर को बोलते हैं डर्मिस, और जो नीचे वाली लेयर होती है बेटा इसको क्या बोलते हैं हम? सबकुटेनियस। ठीक है बेटा, आई समझ में? आपके जो एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर पाई जाती है बेटा, एपिडर्मिस के अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम जो लेयर पाई जाती है वो डर्मिस, एपिडर्मिस की लास्ट लेयर होती है, जहां से स्किन रीजनरेट करती है, जहां से स्किन रीजनरेट करती है। बेटी अभी मैं आपको यदि पूरी स्किन का डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा तो फिर ये फंडामेंटल का टॉपिक वैसे रह जाएगा। लेकिन जो स्किन की जो रहती है, स्किन की जो जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर ऊपर, ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम, और ये होती है जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम का मतलब होता है जनरेट करना। ये स्किन की लेयर को जनरेट करती है और ऊपर वाली लेयर शेड आउट हो जाती है। ये चार लेयर से मिलके क्या बनता है? एपिडर्मिस। आपको अब ये नाम याद करने पड़ेंगे। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है बेटी। उसके बाद जो डर्मिस के अंदर जो पाया जाता है वो हमारा हेयर फॉलिकल्स होता है बेटा। ये हेयर फॉलिकल्स हमारे डर्मिस लेयर के अंदर धसा हुआ होता है, और इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लड कैपिलरीज हमारे हेयर को ब्लड सप्लाई करती है। हमारी ब्लड कैपिलरीज हेयर को ब्लड सप्लाई करती है। और दूसरी जो ग्लैंड पाई जाती है बेटा वो होती है सेबेसियस ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड का मतलब है बेटा ये सीवम का सीक्रेशन करती है। शब्द खुद बोल रहा है यार कि मैं सीवम सीक्रेट कर रहा हूं। हम चेहरा धोते हैं, मैं भी धोता हूं, आप भी धोते हैं। चेहरे को धोने के बाद मेरा चेहरा बड़ा ऑयली है, मेरे चेहरे पे सीबम आ जाता है। सीबम मींस सीबेसियस ग्लैंड हाइपर एक्टिव है मेरे अंदर, तो वो चिकनाहट छोड़ देती है। कईयों का चेहरा बड़ा ड्राई रहता है, सुंदर लगता है, मेरे को लगता है यार क्या हमारा शरीर, क्या तेल ज्यादा खाते हैं क्या हम? तो हमारा सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा है। इन सीबेसियस ग्लैंड के पास में ही बेटा जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है? पसीना छोड़ती है, पसीना। ये तीनों ग्लैंड्स डर्मिस के अंदर धसी होती है। समझ में बेटा? नीचे सबकुटेनियस जो लेयर पाई जाती है वो नीचे पाई जाती है, जो फैट, लाइपोप्रोटीन, फैट, एडिपोज टिश्यूज की जो लेयर होती है। अब बेटी मेरी बात सुनना, आप लोग जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ो ना बेटी, डायग्राम के छोटे छोटे शब्दों को मुस्कुराते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ हंसी खुशी करते हुए उन शब्दों को याद करना, मजा आएगा। शब्द अटपटे हैं, ऐसा तो नहीं है कि राधा नाम है तो चलो हो गया याद। स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ग्रेन्युलोसम, स्टेटम लूसिडम, टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो। जब हम 5 से 10 बार उस नाम को यदि पढ़ेंगे तो वो नाम याद हो जाएगा। जैसे भाई ऑस्ट्रेलिया के किसी प्लेयर का नाम बताओ है, और कोई खतरनाक नाम बताओ बड़े वाला है क्या? डेविड वार्नर। जब डेविड वार्नर, ग्लेन मैग्रॉथ,
और ग्लेन मैक्सवेल। जब ये नाम इनको याद हो सकते हैं तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये तो इजी है, चारों में स्ट्रेटम लगाना है, एक को कॉर्नियम, एक को ग्रेनुलोसम, एक को लिम्फोडेम, एक को जर्मिनेटिवम। ये तो उस नाम से भी इजी है। ये इनको क्यों याद हो गए? क्योंकि ये डेली देखते हैं ग्लेन मैकग्राथ कहां गया, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सुसु करने गया नहीं गया, न्यूज में देखते हैं, फोटो देखते हैं, कितने रन मारे, किधर खेला, कैसे बॉल फेंकी। तो बेटा जब इतना इंटरेस्ट तुम उस गेम में बना रहे हो, इतना इंटरेस्ट यदि इन किताबों में बना दोगे ना बेटा, तो किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटी, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होगी। माइक थोड़ा सा ऊपर लगा देता हूं। किसी के हेल्प की जरूरत नहीं होगी बेटी। तो ये स्किन की लेयर समझ में आई बेटे। जब हम स्किन केयर की बात करते हैं बेटा, है ना, तो ये एक तो ये चीज समझ लो, कई लोग बोलते हैं ना ये तेल लगाओ बाल लंबे हो जाते। अरे बाल का तेल से कोई संबंध नहीं है। क्या तेल पीता है क्या बाल? अरे ये लाओ नेहा काला, वो बाल लंबे कर दो, इसके बाल यहां बढ़ गए, इसके बाल यहां बढ़ गए, ऐसे बाल नहीं बढ़ते मेरे बेटे। बाल बढ़ाने के लिए मसाज करनी पड़ती है। जो ऑयल ऑयल लगाने से बाल नहीं बढ़ते। गुरुजी इधर देखो, ऑयल लगाने से बाल नहीं पड़ते। हमारे जो स्किन की स्ट्रक्चर एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस। एपिडर्मिस की बेटी 4 लेयर होती है, ये इनको बताया है अभी तक। स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम गैन्युलोसम, स्टेटम लूसिडम और स्टेटम जर्मिनेटिवम। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद ये डर्मिस होती है। डर्मिस के अंदर हमारे हेयर फॉलिकल, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड धसी रहती है। इनको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज है जो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कभी कई बार ये होती नहीं ऑयल लगाओ। अरे वो ऑयल लगाने से क्या होता है कि स्किन पे चिकनाहट बनती है और जो कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन यदि हो रहा हो तो वो प्रिवेंट हो सकता है। वरना बालों का सुपरफिशियल सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। हेयर विल कम फ्रॉम द अंडर सरफेस। अरे बाल अंदर की सरफेस से आ रहे हैं ना, हेयर से तो निकल रहे। अब तुम कहोगे कि पेड़ है, उस पेड़ के जड़ों पे कुछ मत डालो, पेड़ों के ऊपर ऊपर पत्तों पे खाद डाल दो और नीचे मत गिराओ। अरे खाद तो जड़ों में देनी पड़ेगी ना। अब वो तो धरती है कि वो खींच लेगी, लेकिन बालों के अंदर कोई ऐसा थोड़ी है कि तेल खींचने से मजबूती आएगी। फिर तो बंदा दिन भर तेल के अंदर ही दे देगा सर को, है। ये जस्ट एक यूज है कि जब हम हमारे हेयर्स को मसाज करते हैं, सर्कुलेटरी वे में मूवमेंट करते हैं, तो कोई भी मूवमेंट जब हम सर्कुलेटरी वे में करते हैं तो इससे क्या होता है बेटा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन से हेयर ग्रोथ हो सकती है, स्किन के ऊपर चमक आ जाती है। जब स्किन केयर की बात आती है, हम चेहरा वॉश करते हैं, हम फेस वॉश लगाते हैं, कोई क्लीन एंड क्लियर लगाता है, फिर ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट नहीं वो लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, कोई बाम लगाता है। तो इनसे क्या हुआ? ये स्किन की केयर ही तो हुई। चेहरे पे पिंपल हो गया, हमने एलोवेरा जेल लगाना स्टार्ट करा, ये क्या हुआ? स्किन केयर। अब जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एक फंक्शन ऑफ स्किन केयर का प्रोटेक्शन, विटामिन डी फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेंसेशन, वाटर रेजिस्टेंस, कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये तो सिंपल चीज है कि हमारा जो स्किन है वो इवेपोरेशन, भाप, पसीना निकलेगा बाहर तो बाहर उड़ेगा। एक्सक्रीशन के अंदर भी हेल्पफुल रहती है, स्वेट निकल रहा है तो हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ रहे हैं, ये एक्सक्रीशन होता है। सेंसेशन का काम करता है, स्किन के ऊपर यदि कोई चुभ गई तो हमें तुरंत सेंसेशन आते हैं। इसके बाद वाटर रेजिस्टेंस, हम पानी के अंदर कूदते हैं ना, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं घुसता पानी, हमारी स्किन विल वर्क एज ए वाटर रेजिस्टेंस। ये थोड़ी हम किसमिस की तरह फूल के सुबह मोटे हो गए, ऐसा नहीं होगा। हम नहा, हाँ। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? स्किन के अंदर पानी क्यों नहीं जाता? क्या लॉजिक है इसका? नहीं, होम्योस्टेसिस नहीं है बेटा। स्किन के ऊपर एक केराटिन नाम की जो लेयर पाई जाती है, उस लेयर वाटर रेजिस्टेंस का काम करती है। मैं एक बार उसको कंफर्म करके बताऊंगा, एक बार केराटिन लेयर है कौन सी है उसको कंफर्म करूंगा। स्किन के ऊपर जहां तक 100% एक केराटिन नाम की लेयर पाई जाती है जो कि वाटर रेजिस्टेंस का काम करती है, लेकिन वो भी हम एक बार कंफर्म कर लेंगे, जिसके कारण वाटर रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद विटामिन डी फॉर्मेशन, हमारे जो यदि हम बाहर जाते हैं सनलाइट से, विटामिन डी का फॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा और प्रोटेक्शन करती है बेटा। ये हमारे स्किन के काम हुए। अब स्किन को केयर करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? सबसे पहले बात, अरे नहाते क्यों? नहाते स्किन केयर करने के लिए। स्किन केयर क्यों करते हैं? सुंदर दिखने के लिए, इन्फेक्शन। अब बेटा कोई आपसे ये पूछे स्किन केयर के पर्पज क्या है? पर्पज बेटा आपको याद नहीं है, आपने क्या लिखना है सबसे पहले?
टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस और इचिंग। समझ में आ गया बेटी? टू इंड्यूस कंफर्ट, टू इंड्यूस कंफर्ट, अरे बेटा मैं लिखवा दूंगा, टू इंड्यूस कंफर्ट। नेक्स्ट लिखना टू इंड्यूस स्लीप, फिर लिखना है प्रिवेंट ड्राइनेस, फिर लिखना है हेल्थ स्टेटस इंप्रूव्ड। ये बहुत सारे पर्पज आप जब सोचते जाओगे, स्किन के ऊपर श्रिंक ना हो जाए, रिंकल्स ना पड़ जाए, डेब्रिस या डैमेज या चोट या इंजुरी या एब्रेजन, खरोंच, एब्रेजन, डेब्रिस, डैमेज, ड्राइनेस, इरोजन, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? स्किन केयर करते हैं। अरे भाई जो पैसे वाले लोग होते तुमने देखा हो कितनी चमक रहती है, अरे भगवान। एक तो हम जैसा आदमी जिसने चेहरे का ही कभी ध्यान नहीं रखा, काला आदमी हम जैसा, और एक जो काले होते पर बड़े सुंदर हो जाते हैं, मेकअप कर करके स्किन की केयर कर करके अपने आप निखार देते हैं। हमारी स्किन के अंदर कौन सी ऐसी सेल है जो कलर प्रोवाइड करती है? मिलेनिन। मिलेनिन, अब सुनना बेटा मैं बता रहा हूं, मिलेनिन एक पिगमेंट है, सुनना बेटा शब्द पे ध्यान दें, मिलेनिन एक पिगमेंट है जो मेलेनोसाइट सेल से सीक्रेट होता है हमारी स्किन से, जो हमारी स्किन, हमारी बॉडी, हमारे हेयर्स को कलर प्रोवाइड करता है। अब में मेलेनिन ज्यादा है तो काले हो गए, जो सफेद है उनके अंदर मेलेनिन की क्वांटिटी कम है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, जब हम इस बात की बात करते हैं क्लींजिंग द स्किन स्टिमुलस, बेटा बाथ लेने से सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, क्योंकि हम बॉडी के ऊपर मसाज करते हैं, हाथ फेरते हैं, लगाते हैं, करते हैं, उससे सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। इंप्रूव सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी, नहा धो के निकलेंगे तो आप एक बिना नहाए आओ क्लास में बिल्कुल नींद लेते रहोगे, सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी। दूसरा होगा प्रमोशन ऑफ रेंज मोशंस, रेंज मोशंस पीछे भी देते, आगे भी देते, इधर भी देते, तो मोशंस तो हाथ मूवमेंट हो रहे ना, एक्सरसाइज भी तो हो रही है आपकी। रेंज ऑफ मोशंस, आप नहाओगे नहीं और फिर कहोगे पीछे हाथ तो जाएगा ही नहीं, अब मेरे जा रहे हैं मतलब मैं पीछे रगड़ता हूं, जब ही तो जा रहे हैं, वरना जिन लोगों के नहीं जाते वो ऐसे करते रस्सी लेके दीवारों पे करते या कोई भी चीज करते, तो डेली नहाने वाले पर्सन के इस तरीके से करता नहीं, कई कई आदमियों के नहीं जाते यार, वो बोलते हैं। ठीक है बेटी? उसके बाद टाइप्स ऑफ बाथ, बेटा इस टॉपिक पे आना, टाइप्स ऑफ बाथ ये बड़ा कंफ्यूजिंग है और क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी बहुत पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ बाथ कितने तरीके, पहला तो होता है बेटा सिड्ज बाथ, सिड्ज बाथ, पहला तो होता है बाथ के अंदर सिड्ज बाथ। कौन लेता है? प्रेग्नेंट, डिलीवरी के BATH, डिलीवरी के बाद में फीमेल को एपिसियोटोमी हो गई, एपिसियोटोमी मींस वेजाइना पे इंसिजन लगा दिया, वेजाइना के ऊपर इंसिजन लगाते उसको एपिसियोटोमी बोलते हैं। अब मैं इसकी पूरी डिटेल में जाऊंगा, मुझे तो याद है भाई एपिसियोटोमी कितने टाइप की होती है, कहां होती है, कैसे होती है, कब करते हैं, कितने टाइप, पर वो आप अभी मत जाओ क्योंकि आपको एपिसियोटोमी पढ़वा दूंगा मैं मिडवाइफरी के अंदर कि जे शेप की होती है, साइड लेटरल होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी जब बेबी का हेड बाहर आता है ना तो मदर का वेजाइनल रूट सकरा हो जाता है, तो मदर के वेजाइनल रूट में से जब बेबी का हेड बाहर आने की कोशिश करता है तो मदर की वेजाइना इधर उधर से फट सकती है, टीयर हो सकती है, पीछे रेक्टम पड़ता है, यदि गलत टीयर हो गई तो पता पड़े रेक्टम तक पहुंच गई तो पीछे से भी स्टूल भी लीक होगा तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा पूरा एरिया में। तो ड्यूरिंग दैट लेबर व्हेन बेबी इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना दैट टाइम वी विल पुट इंसिजन ऑन द साइड लेटरल साइड। साइड लेटरल साइड मींस ये जो वेजाइना है इस वेजाइना की साइड लेटरल साइड में, ये तो हो गई अपर पोर्चेट। अब तुम ये मत कहना मुझे बहुत नॉलेज है, अरे भाई ये कोई नॉलेज नहीं है, ये थर्ड ईयर को जो मिडवाइफरी पढ़ेगा उसको ये सब पता होता है, तुमने अभी पढ़ी नहीं है इस कारण तुम्हें पता नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है तुम्हें पढ़ने की, लेकिन अब तुम बात आ गई है तो बता देता हूं। ये तो वेजाइना का अपर पोर्चेट होता है, ये होता है लोअर पोर्चेट। लोअर पोर्चेट मींस अपर जो मिलती है उसको अपर, नीचे वाले को लोअर, ऊपर दोनों मिल गए अपर, नीचे वाला लोअर, ये स्ट्रक्चर बन गई। इस स्ट्रक्चर में जब बेबी आता है, बेबी का यहाँ हेड आता है तो ये बल्ज होगी ऐसे बाहर होती है भाई, होगी। तो यदि तुमने नहीं करा तो पीछे इसके ये भैया एनस रखा हुआ, इसके बीच में ये ऐसे ऐसे श्रिंक श्रिंक सी स्किन रहती है, कमजोर स्किन होती है। बेबी का यदि हेड बड़ा हुआ तो ये तो फाड़ देगा यहां तक, या इंग्लिश में बोलेंगे टीयर कर देगा। इस टीयर से बचने के लिए क्या करते, बेबी को एरिया बड़ा चाहिए तो हम एक इंसिजन लगा देते हैं, काट
मां को इतना दर्द होता है कि उस इंसीजन का दर्द भी नहीं पता पड़ता, क्योंकि मां तो मां है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज मदर होती है, बाप का कुछ नहीं जाता मां को। यदि मां की तरह बाप को भी डिलीवरी होने लग जाए, छक्के छोड़ जाएंगे, हम जैसे मर गए होते अब तक, तुम्हें कोई नहीं मिलता फड़ाने वाला। ये एपिसियोटोमी हुई, बेबी बाहर आ गया, उसके बाद यह इंसीजन लगा दिए जाते, इंसीजन लगा दिए जाते हैं। ये हो गई पोजीशन साइड लेटरल, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं साइड लेटरल। एक होती है मीडियल, है ना बेटा, एक होती है जे शेप, जे शेप में यूं इंसीजन लगा देते हैं। ठीक है, ये किताब बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं है भाई कि मैं जैसे मूवी बनाने वालों का प्रोड्यूसर होता है, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ किताब के ज्ञान को आपको सुनाने वाला हूं। ये आया जे शेप। अब कई लोग, अब नोट सेट में भी कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, विच टाइप ऑफ एपिसियोटोमी इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। हिंदी में समझाऊं, ऐसी कौन सा टाइप है एपिसियोटोमी का जो डिलीवरी के दौरान कॉमनली ज्यादा लिया जाता है, तो वो आती है साइड लेटरल। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तुम्हारे मतलब का नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत है कि तुम्हें नोट सेट प्लस चाहिए। तुम बेटा इसको मत पढ़ना, ये तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, इसको जरूर पढ़ना, सिरजवात हो। तो ऐसी मदर जो बेटा उसके यहां टीयर हो गया, उस मदर को एक टब के अंदर पानी भर के, उसके अंदर जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है सॉल्यूशन, जैसे बीटाडिन हो गया या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के मदर को बिठाया जाता है। वो बेटा अलग अलग कंडीशंस में, वो अलग, मैंने बोला ना, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। आजकल केमेनोफोर का यार मिलना भी थोड़ा सा ये है कि कहां जाओगे, क्या लाओगे, क्या करोगे, वो अलग अलग केमेनोफोर का सॉल्यूशन हेमोरॉइड्स के लिए यूज में किया जाता है, जिसको हेमोरॉइड हो जाते हैं। नॉर्मली जो एंटीसेप्टिक बीटाडिन हो गया, ये कॉमनली यूज किया जाता है। थोड़े सा 1 चम्मच डाल दिया, थोड़ा सा गुनगुना पानी, ऐसे नहीं धधकता हुआ पानी रख दो वो बैठे उल्टा जंप मारे, नो नो नो, ओनली गुनगुना पानी। मैं टेम्परेचर भी बताऊंगा आपको, आप नाप सकते हो टेम्परेचर। अब तुम ये कहोगे सर हम कैसे टेम्परेचर नापे, बताओ, आज मेरा ज्ञान का आधार पूरा खुला हुआ है, बताओ कैसे टेम्परेचर नापे। टेम्परेचर आपको कैसे नापोगे, यदि टब के अंदर पानी भरा है तो थर्मामीटर तो यार, तुम कैसी बातें करो, थर्मामीटर, हाँ, बैक ऑफ द हैंड के ऊपर पानी और थोड़ा सा टच करेंगे और हटा लेंगे, या इसके लिए स्पेशल थर्मोमीटर आते हैं, लोशन थर्मामीटर, लोशन थर्मामीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये नहीं तुम अपने टेम्परेचर को लगा दो वहां पर, ये लो भैया तू बता दे, नो नो नो, डोंट डू लाइक दिस। सिड्ज बाथ, हॉट वाटर बाथ, दूसरा हो गया बेटा हॉट वाटर बाथ। तीसरा क्या हो गया बेटा हमारा, वार्म वाटर बाथ। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक ढंग से क्लास चल रही है, इंटरेस्ट बन रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, बस हम मैं बताऊंगा अभी, रहो। कूल वाटर बाथ, कूल वाटर बाथ, और भैया आजकल तो मड बाथ भी आता है। गांवों के अंदर पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी में लेट जाते थे, और आजकल तो लोग लेते सन बाथ, बीच पे जाके लेटे रहते हैं। हाँ, हम जैसा आदमी तो यूं नहीं जाता कि वहां सन बाथ लेंगे तो बच्चे देखेंगे, अरे बच्चे भी तो जाएंगे, बोलेंगे पापा ये क्या हो रहा है, मैं क्या जवाब दूंगा, दे आर टेकिंग सन बाथ, बोला आप भी लो, फिर मैं कैसे लूंगा, प्रॉब्लम है ना। मड बाथ लिख लो बेटा, सन बाथ। उसके बाद क्लींजिंग बाथ के अंदर आता है बेटा, क्लींजिंग बाथ, बेटा हर चीज का इंपॉर्टेंस है। क्लींजिंग बाथ जो होता है, एक तो बेड बाथ, बेड बाथ, और एक बाथरूम बाथ जो गुरी लेके आया है। नेक्स्ट हो गया टब बाथ और शावर बाथ। आया है, ये टब बाथ तो अमीरों का शौक है भाई, शावर बाथ अपना तो हेडपंप बात है भाई, पानी खत्म हो जाए तो एक ही मग्गा से काम चलाना है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई, सिड्ज बात।
अब हम इनके जो थेरेप्यूटिक में सिर्ज बात है बेटा, रेक्टल और वेजाइनल सर्जरी के लिए देते हैं, हेमरोइड्स के लिए देते हैं, ये पेन को और इन्फ्लामेशन को कम कर देता है सिर्ज बात। बेटा सिर्ज बात मींस उसके अंदर बैठ जाना, वो बैठने के लिए आप टब टब भी बोल सकते हैं। दूसरा हॉट वाटर बाथ, दिस बाथ ए टेम्परेचर अबव दैट ऑफ द बॉडी, बॉडी को जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर हम उससे ऊपर जो टेम्परेचर रख के यदि बाथ लेते हैं तो उससे हॉट वाटर बाथ बोलते हैं। आप घर के अंदर बैठे हुए हो, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर इतना है, आप उससे 2 डिग्री ज्यादा लो तो उससे क्या होगा, गर्म बात से आपके बॉडी का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। अरे हम भाई मसाज करवाने जाते हैं, वो धुआं स्टीम छोड़ता है हमारे, उस स्टीम से क्या होता है, ज्यादा मत छोड़वा लेना, लाल हो जाए पता पड़े आलू उतर गया, लिमिट की पता पड़े उस आलू उतरने के बाद में तुम्हें बर्न का ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, बोला क्या हुआ सर, स्टीम इंजरी हो गई, स्टीम बर्न हो गए हम तो, अरे दूर से लो, उसका भी तरीका होता है। अब हमारी बहुत सारी नर्सेज को तो ये नहीं पता, नर्सिंग स्टूडेंट को, नर्सिंग तो ऑलरेडी ट्रेंड है, हमारे बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट को ये नहीं पता होता हम पेशेंट को स्टीम कैसे देंगे, भाप कैसे देंगे, बताओ कैसे देनी चाहिए भाप। पूरा बेटा पूरा एरिया, दैट एरिया शुड बी कवर्ड एंड दैट जो स्टीमर जो आपको स्टीम छोड़ रहा है वो अंदर होना चाहिए, उस स्टीमर में नाक यहां नहीं लगानी चाहिए। जैसे मैंने एक बार स्टूडेंट टाइम में क्या करा, बोला स्टीम ले लो, मैंने उस स्टीमर में वो स्टीम छोड़ता है ना वही नाक पे रख लिया, तो बोलो मैंने कि ये क्या हुआ, फिर मेरे बोला अरे मूर्ख क्या कर रहा है, ऐसे नहीं, इसको अंदर से कवर करके और अंदर लेके यूं खींचो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती। तो आपको लिनन से कवर करके, ले शांत रहो भाई, लिनन से कवर करके अंदर जो स्टीमर रखना है, उस स्टीम से आपको स्टीम इनहेल करनी है। इनहेल करेंगे तो जो आपके अंदर जो आपके म्यूकस जमा है वो म्यूकस रिलीज हो जाएगा, और जब आप स्टीम को बंद कर दो उसके बाद भी 5-10 मिनट तक आपको वो हटाना नहीं है ऊपर से, जब तक कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है बेटे, आजकल ये जो जुकाम बुखाम जो होता है, खांसी, इसके अंदर कोई स्टीम नहीं लेता, जबकि स्टीम बेसिक मेजर है, नॉर्मली जुकाम स्टीम से सही हो सकती है इन 70% केसेस के अंदर, पर हम लोग तो डायरेक्ट ला दो सिट्रेजिन, दो एजिथ्रो, खाओ एंटीबायोटिक, अरे सारे एंटीबायोटिक्स के कॉम्प्लिकेशन है यार, एंटीबायोटिक्स आपके इम्यून सिस्टम को, और बेटा एंटीबायोटिक्स आपके स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करती है जाके, ये पता है आप लोगों को, मैं बता रहा हूं जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स है ना, जो भी आपकी मेडिकेशंस है, ये एंटीबायोटिक्स जब आप ले लेते हो तो जब ये पेट में पड़ी होती है तो आपकी जो स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर करती है, उस रप्चर करने के कारण हम पेंटॉप देते हैं कि पेंटोप्रोजोल जो एंजाइम जाएगा ये वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका बैलेंस कर देगा, एंजाइम्स का बैलेंस कर देगा, जिससे कि म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी। अरे टॉपिक पे आ जाओ, बहुत ज्ञान पेल दिया फालतू। ये चीज समझ में आई, आज समझ में आ रहा, बढ़िया, द्वार खुल गए पूरे। ठीक, उसके बाद हॉट वाटर आ गया, बॉडी एंड स्टिमुलेट द स्वेट ग्लैंड्स, गर्म पानी से नहाना चाहिए, गुनगुना पानी, नॉट गर्म, पता पड़े तुम आग लगा हुआ पानी दे दो और जल जाओ, ऐसा नहीं करना, देख लेना। वार्म वाटर बाथ के अंदर जो आपका टेम्परेचर है बेटा वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। आपकी जो वार्म बात है ये आपके मसल टेंशन को रिलीज कर देता है, मसल टेंशन मींस आपने देखा होगा कई बार मसल्स का स्पाज्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, हम सिकाई करते हैं ना, गर्म लगाते हैं, हॉट वाटर बोतल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि जो स्पाज्म है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्लीप को। नेक्स्ट आता है कोल्ड वाटर बाथ, कोल्ड वाटर बाथ का मतलब ये खुद ही कह रहा है, कूल वाटर बाथ भाई ठंडा पानी, कोल्ड नहीं बोल रहा, कूल मींस ठंडे से हल्का, तो आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे थोड़ा सा ठंडा आप पानी से आप नहा सकते हो, ये भी आपके क्या करेगा, फीवर को कम करेगा, मसल टेंशन को रिड्यूस कर देगा। समझ में आए बेटी। दूसरा मड बाथ, मड बाथ इज यूजफुल इन क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द स्किन एंड इट कॉन्स्टिपेशन, मड कंटेन्स मिनरल मैट्रेस एंड सम ऑफ द मड में कंटेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। आइए देखो कितनी बढ़िया बात देखिए, मड बाथ, बेटा मड बाथ का, बेटी मेरी बात सुनो, मड बाथ का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में
जमीन या जो मिट्टी का मड बना दिया जाता है मिला के, और उसको हम हमारे शरीर पर लेप कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मड बाथ। अरे मिट्टी को मिला के, गीली मिट्टी में मिला के कूद जाते हैं, लिपटते हैं, खेलते कूदते हैं, उसको बोलते हैं मड बाथ। अब वो मुल्तानी मिट्टी मान लो, कोई भी मिट्टी। अब इसने क्या बोला है, देखो कई बार स्किन को ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनके अंदर स्किन को इरिटेशन होता है, ड्राइनेस हो जाती है, उस कंडीशन में मड बाथ प्रोवाइड करते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी या कोई दूसरी मिट्टी जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी आप डाल सकते हैं, तो वो पर्सन जब उसमें लेटेगा तो आपकी स्किन उनके कांटेक्ट में आएगी, तो जिससे को आप रिलीज हो सकते हो। दूसरा होता है सन बाथ। सन bath means when you are lying down, remove your clothes and lying down in front of the sun. सूरज की रोशनी में उसके नीचे लेट जाना सनबाथ कहलाता है। सनबाथ का आपको पता पड़ गया, पेरिनियल एरिया कवर होना चाहिए, क्योंकि सन पेरिनियम रीजन को अफेक्ट करता है। अब कई बार उसके अलग अलग लॉजिक होते हैं। सनबाथ एक तो यदि किसी के शरीर के अंदर सुबह सुबह की जो लाल लाइट, लाल रोशनी होती है, जो सूरज उगता है, वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। अब ये क्या बेनिफिट है इसके सनबाथ के, ये सन आपके पहले तो विटामिन डी फॉर्मेशन कराने के अंदर हेल्पफुल रहेगा, आपके जॉइंट मजबूत होंगे, आपके ऊपर कोई ऐसा बैक्टीरिया या कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसा कीटाणु जीवाणु पैथोजेंस जो लगा हुआ है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री पे वो रह सकता है, और सूरज की रोशनी आ गई 22 डिग्री पे, तो वो मर जाएगा ना। तो जो बैक्टीरिया वायरस जो हीट सस्टेनेबल थे वो एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, आप हेल्थी हो जाएंगे, विटामिन डी आपको मिलेगी, आपके बॉडी के ऊपर से स्वेट आएगा। और सुनो बेटा, अब जो फॉरेनर लोग क्यों सोते हैं सूरज की रोशनी में, बताओ क्यों सोते हैं वो आके बीच पे? अरे हमारे यहां तो इतने बच्चे पैदा हो रहे, रुक ही नहीं रहे गवर्नमेंट पे। वहां पर जो ये जनरेशन, जो इसको क्या बोलते हैं, बच्चे पैदा करने की जो रेट है, ये रेट बहुत कम है वहां पर, क्योंकि वहां का वेदर कोल्ड है। उस कोल्ड के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कम होता है उन लोगों के अंदर। हमारे इंडियन का स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होता है, बच्चे तुरंत पैदा करते, लाइन लगा देते, बिकॉज our spermatogenesis is faster rather than the older countries. If you will compare with the Switzerland and India, आप कंपेयर करोगे ना बेटा, जो कोल्ड एरिया है, जहां ठंडी जगह है, जहां बर्फ पड़ी रहती है, उनका स्पर्मेटोजेनेसिस लेट होता है, और जो गर्म, जिनका वेदर गर्म होता है, उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होता है। भगवान ने यही सोच के हमारे टेस्टिस के नीचे जो स्क्रोटम है वो काला बनाया है। अरे भाई, ऊपर वाला सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उससे बड़ा कोई नहीं है। देखो कितने लोगों की शक्ल सबकी अलग अलग है, कोई मिला है गोरी का भाई आज तक? कोई नहीं मिला, सबकी अलग अलग, सबकी स्ट्रक्चर। भगवान ने एक मदर को कैसे बनाया, कैसे मिल्क का प्रोडक्शन होगा, अरे कहां से पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट होगी, कैसे इंपल्स जाएंगे, कैसे मदर के ब्रेस्ट से, निप्पल से, मेमोरी ग्लैंड्स, और कैसे निकल के, कितना बड़ा इंजीनियर होगा यार, कोई बना ही नहीं सकता। स्क्रोटम को ब्लैक कलर दिया है, नीचे वो देखिए, नीचे फाइबर्स रेंज की वो पाई जाती है, खुरदरी सरफेस। ये ब्लैक कलर से क्या हो रहा है बेटा, ये ब्लैक कलर क्यों दिया? इससे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोडक्शन हो, स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होता है, ये हीट को अट्रैक्ट करता है। अरे हमारे वेदर के कारण ही तो इंडिया के अंदर प्यूबर्टी जल्दी आती है। हमारे यहाँ 13 इयर्स की फीमेल प्यूबर्टी मेनार्की हो जाएगी उसकी। हमारे यहाँ 18-17 इयर्स का बच्चे पैदा कर दे। बट रादर देन इफ यू विल कंपेयर इन द फॉरेन कंट्रीज, दे आर, वो संघर्ष करते हैं बच्चे करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया, एनवायरमेंट समझ में आया, सनबाथ समझ में आ गया। तो सनबाथ हम तो ऑलरेडी लेते ही है, ठीक है बेटी। जो नेक्स्ट चीज आई है बेटा, वो आया क्लिंजिंग बाथ। ये बात आया समझ में। अब बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होगा यार, ये बात का क्या लफड़ा है भाई, कितने बात है, कितने तरीके का है, कितना टेम्परेचर है, कैसे लेते हैं, क्या रीजन है। उसके बाद आता है बेटा क्लिंजिंग बाथ। क्लिंजिंग बाथ में आता है बेड बाथ। बेड बाथ, अरे बिस्तर पे मरीज लेटा हुआ है प्रोलॉन्ग्ड टाइम से, उसको हम बेड बाथ प्रोवाइड करेंगे। ये बेड बाथ दो तरीके का हो सकता है, एक तो कंप्लीट और एक हो गया पार्शियल। कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट बात के अंदर क्या करेंगे, टोटली डिपेंडेंट, रिक्वायर टोटल हाइजीन, पेशेंट के पूरे बॉडी को हम बात करते, नहलाते। और पार्शियल मींस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर ऑर्गन्स या पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करते, उसको बोलते हैं बेटी पार्शियल।
उसके बाद पर्पज क्या होंगे, क्यों उसको हम बेड पे प्रोवाइड करेंगे? इंड्यूस स्लीप, इंड्यूस सर्कुलेशन, बेड सोर को प्रिवेंट करना, सेंस ऑफ वेलबींग, रिमूव माइक्रोब्स, बॉडी सिक्रीशन एंड डेड स्किन, प्रिवेंट एलिमिनेट बॉडी ऑर्डर्स। वो शरीर की बदबू भी तो आती है, कितना भी शरीर सुंदर हो, यदि आप उसे 5 दिन साफ नहीं करोगे तो बदबू, बैड ऑर्डर आने लग जाएगी। और यदि आत्मा और यदि ऑक्सीजन का सेचुरेशन नहीं आए तो कीड़े पड़ने लग जाएंगे। तो हमारे शरीर पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें इसकी केयर करनी चाहिए और अच्छे कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा कर्म भी बढ़िया हो और काम भी बढ़िया हो। उसके बाद टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है स्किन। टू प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस, पेशेंट को मूव करते हैं, कई बार पेशेंट को खड़ा भी करने की कोशिश करते हैं तो एक्टिव पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं इसमें। अब बेटा इसको करने के लिए क्या क्या चीजें हमें जरूरत होती है बेड बात के लिए? आप सोचो, किताब जो बोलेगी हम बाद में बताएंगे। आप सोचो एक मरीज है, उसको आप बेड बात करने जा रहे हो तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैकेंटॉश, टाउल, सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन के लिए वो स्पंज होने चाहिए 2-1, जिसपे पहले तो आप क्या करेंगे बेटा, स्पंज को नॉर्मल पानी में 3 वो कंटेनर होने चाहिए, बेसिन बोल सकते हो, एक प्लेन वाटर का, एक सोप वाटर का और एक दूसरा प्लेन वाटर मान लो। उस प्लेन वाटर को आप लेंगे, स्पंज को गीला करेंगे, बॉडी को रब करेंगे, यूं ऐसे करेंगे हाथ को, फिर आप सोप वाटर को लेंगे, फिर ऐसे क्लीन करेंगे, फिर आप दोबारा प्लेन वाटर लगा के उसको ऐसे क्लीन करेंगे, फिर ऐसे क्लीन करेंगे। तो पहले आप स्किन को वेट करेंगे, फिर सॉल्यूशन लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा आप स्पंज से क्लीन करेंगे। ऐसे ही बॉडी पार्ट्स को क्लीन किया जाता है। अब यदि पेशेंट कोमा में, पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप उसकी अकेले नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप उस पेशेंट को, एक पर्सन हेल्प देगा, उस पेशेंट को आप एक साइड करेंगे, फिर उसकी बैक पे क्लीन करेंगे। यही तीनों प्रोसीजर से पहले आप बेड करोगे, फिर सोप लगाओगे, सोप मींस वो सॉल्यूशंस, फिर आप उसे दोबारा बेड करेंगे। फिर ऐसे नहीं गीला ही छोड़ दिया तुमने दोबारा बेड पे, तो फिर यदि गीला छोड़ दिया तो मॉइस्चर क्या करेगा बेटा, स्किन को ब्रेक करेगा, वो उस बेड सोर करेगा। उससे बचने के लिए स्किन को हम टाउल से पोंछेंगे, इमोलिएंट्स पाउडर अप्लाई करेंगे। अब कई लोग बोलते हैं सर कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये नहीं लो पाउडर लग गया, ऐसे नहीं, पाउडर लगा के सर्कुलेटरी वे में हम करेंगे उसकी बैक की केयर। उसके बाद में कपिंग करेंगे, कपिंग ऐसे, उस कपिंग से क्या होगा, जो उसके चेस्ट, जो उसके लंग्स, उसमें यदि कफ वफ या कुछ जमा हुआ है तो वो एक्सपेक्टोरेंट कर सकता है, बाहर निकाल देंगे उसको। अरे भाई हमारे बच्चे के यदि कुछ फंस जाता है, हमारे कुछ फंस जाता है तो पीठ पे मारते तो निकल जाता है, तो हम पेशेंट के पीछे मांगेंगे, थोड़ी सी उसके इंपल्सेस बढ़ेंगे, नर्व इंपल्सेस जाएंगे। एक लाइव एग्जांपल देखना बेटा, यदि थोड़ा सा किसी पेशेंट का SpO2 96 आ रहा है, आप उसकी बैक केयर करके 2-1 मिनट कपिंग कर देना, 97 हो जाएगा उसका। आपने कितना बड़ा काम कर दिया एक पेशेंट के लिए, बताओ, ये तो बहुत बड़ा काम है। जो सेचुरिस्ट, या आप एक काम कर सकते हो कि जाके ड्यूटी पे बैठ जाओ, बस कुछ नहीं, ये तो पाप है यार, ऐसा मत करो। इफ यू आर गोइंग ऑन ड्यूटी एंड यू आर टेकिंग दैट अमाउंट, यू डू सम वर्क। मेरे बहुत सारे बच्चे जो है यहां से पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में नाम है उनका, और मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है, अरे यार तेरा तो नाम चलता है। मेरे को किसी बच्चे को ज्वाइनिंग करवानी होती है, मैं बोल देता हूं अरे यार ये बच्चा आ रहा है देख लेना, बोला गुरुजी भेज दो। ऐसे बच्चे भी है, सीखने की ललक, क्षमता, ओबीडियंट होना पड़ेगा। तो बताया बैक केयर, कपिंग बताइए आपको, सर्कुलेटरी बूम है, सर्कुलेटरी भी ऐसे ऐसे ऐसे, ये ना ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, हाँ? ऐसे करना है, ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई आपको। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में बेटा देखो, बाथ बेसिन 1, सोप विद सोप डिश, बाथ क्लोथ 1, फेस टॉवल, स्मॉल बाउल, स्पंज क्लोथ 2, बाथ ब्लैंकेट, ग्लव्स, स्प्रिट एंड पाउडर, नेल कटर, कॉम्ब एंड ऑयल, किडनी ट्रे, पेपर बैग, 2 जग, स्क्रीन, बकेट, ए सेट ऑफ द पेशेंट क्लोथ्स, ए लॉन्ड्री बैग एंड बाथ थर्मोमीटर। अब बेटा ये तो क्या चीज है, ये तो आपको पता है ना। अरे जब हम बात देने जाएंगे तो क्या क्या लेंगे भाई, थर्मामीटर ले लो, जो कुछ बेकार कंटेंट निकलेगा, कपड़े होंगे उसके तो वो लॉन्ड्री में डालने पड़ेंगे। नेल कटर भी आप कर सकते हो, वो नेल केयर में चलो उसको मत लिखो। बेसिन, सोप, टाउल, मैकेंटॉश, पाउडर, और ये सारी चीजें तो आप लिखेंगे इसके अंदर। उसके बाद पेपर बैग लिख दिया, किडनी ट्रे लिख दी, थर्मोमीटर लिख दिया टेम्परेचर नापने के लिए। इसी से आपका ये समझ में आया सिर्ज बात। सिर्ज बात का प्रोसीजर्स आप एक बार पढ़ लेना बेटा। सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है, पेशेंट को एनकरेज करना है,
विंडो और इनको बेटा हर एक प्रोसीजर में प्राइवेसी मेंटेन करनी है पेशेंट की। प्राइवेसी, प्राइवेसी मींस इफ एनी पेशेंट इज मेल और फीमेल कोई भी हो यार, यदि तुम किसी के कपड़े खोल के सबके सामने नहलाओगे तो इफ यू फील कंफर्ट, नो यू विल नॉट फील कंफर्ट, देन हाउ यू आर गिविंग केयर टू दैट पेशेंट, you should not give that care to that patient also. So what you will feel that is right for you, that thing you have to give to your patient. Understood? उसके बाद बेटा फिंगर्स नेल्स सर ये चेक करेंगे, ये सारा प्रोसीजर होता है सिट्स बात में। दूसरा आता है बेटा हेयर केयर। हेयर केयर के अंदर क्या किया जाता है? दूसरा हेयर केयर नहीं, बाथरूम बात तो बेटा बाथरूम में लेते हैं, आपको पता है कैसे नहाते हैं बाथरूम के अंदर, साबुन लगाओ मस्त रहो। टब बात आए हाय माशाल्लाह, टब बात की तो अलग ही बात है। शावर बात शावर लगा के नहा लो, है ना। पर जो हमारी जो मेडिकल साइंस वाले लोग हैं वो आपसे टब बात नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे या तो सिर्ज बात या बेड बात। उनको भी पता है, ये लोग तो रईस आदमियों के काम होते हैं, हमारे नर्सिंग वाले कहां करेंगे, बिकॉज नर्सिंग इज मिडिल कॉम प्रोफेशन। मैं बता रहा हूं, आप लोग नॉलेज अपडेट करो यार, नॉलेज को बढ़ाओ बस। अब मैंने जो टॉपिक बताया मैंने यार बड़ी शॉर्ट में बताया, मैं यदि 1 घंटे क्लास लेता हूं तो आपको 1 घंटे ही तो बता पाऊंगा, लेकिन आप इस नॉलेज को आके 2 घंटे की बना सकते हो। वो कैसे? आप अपने नॉलेज, अपना किताब, अपना टाइम बढ़ो। अब मैं यदि प्रोसीजर्स की एक एक लाइन बोलूंगा आपको तो बेटा एक एक लाइन बोलने के लिए 1 घंटा चाहिए प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को जाके घर पर स्टडी करो, प्रैक्टिकल में अप्लाई करो, तो ये आपकी चीजें होंगी। जो क्वेश्चंस आपके बन रहे वो मैं आपको समझा ही रहा हूं। इसके बाद आता है हमारा हेयर केयर। हेयर केयर मींस हेयर वॉशिंग, ये जरूरी है। हम देखो एक दिन यदि बाल नहीं धोते, 2 दिन बाल नहीं धोते तो खुजली चलने लग जाती है ना, डेंड्रफ हो जाता है। और जब डेंड्रफ भी यदि फिर भी नहीं धोएंगे तो फिर जुएं पड़ जाएंगी। उन जुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? पेडिकुलोसिस। अरे भैया जो जुएं पड़ गई तुम्हारे उनको क्या बोलते हैं? पेडिकुलोसिस। किसी के पड़ी हुई हो तो बता देना, दूसरा दोस्त तो दूर बैठ जाएगा है? वरना बस बैठ गए। तो ये पेडिकुलोसिस हमारी कितने टाइप की होती है बेटा? किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है पेडिकुलोसिस कैपाइटिस, पेडिकुलोसिस कार्पोरिस। अब देखो ये खुद बोल रही है यार, इसको तुम्हें पढ़ने की भी, यार मैं बहुत स्पीड से बोलता हूं ना, बहुत जल्दी जल्दी चलता हूं ना, तो यूट्यूब पे समझ में आ जाएगा इतनी स्पीड में? आराम से हो जाता है कि स्पीड कम है? चलो ये बढ़िया रहा, तुम कर देना ऐसा फंक्शन। ये ठीक है। अब बेटा पेडिकुलोसिस जो होता है, क्योंकि मेरा क्या है कि जब एक बार इंजन स्टार्ट हो गया ना तो रुकने में बड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि माइंड से कभी सभी तो मन से पढ़ाते हैं भाई, और जब मन से पढ़ाते हैं जब भी क्वेश्चन निकलते हैं, वरना साहिल की तरह यू बैठ जाओ भाई कि नाचो क्या चल रहा है। तो बेटा हमारे पेडिकुलोसिस 3 टाइप का होता है, कैपाइटिस, कार्पोरिस और प्यूबिस। कैपाइटिस मींस कैपट, कैपट मींस होता है हेड। अरे बेटा कैपट इसको बोलते हैं। कार्पोरा, कार्पोरा मींस बॉडी। और प्यूबिस तो आपको पता ही है, प्यूबिक रीजन, है ना बेटा। तो आपको पता पड़ गया बेटा कि यदि कुछ पेडिकुलोसिस हमारे सर पे पाई जाती है उन्हें पेडिकुलोसिस कैपाइटिस बोलते हैं, और जो हमारी पेडिकुलोसिस बॉडी के ऊपर पाई जाती है उन्हें कार्पोरिस बोलते हैं, और जो पेडिकुलोसिस हमारे प्यूबिक रीजन में पाई जाती है उन्हें पेडिकुलोसिस प्यूबिस बोला जाता है ना। अब जब हम हेयर की बात करते हैं बेटा तो हेयर केयर मींस बालों को धोना। बालों को धोने से क्या कैसे किया जाता है? एक पर्सन के लिए हम सबसे पहले मैकेंटोश, उसके ऊपर टॉवल लगा, मैकेंटोश के नीचे टॉवल लगाते हैं, मैकेंटोश के नीचे, और उसको राउंड रोल करके फिर यूं मोड़ देंगे तो आगे वो निकल जाएगा, पानी निकलने का बन जाएगा ना। इतना बड़ा हमने मैकेंटोश लिया, नीचे टॉवल लगाया, इधर इसको आधा आधा रोल कर दिया, आगे का छोड़ दिया तो वो पानी निकलने के लिए बन गया। उसको लेके गर्दन के अंदर यहां बांध दिया उसको, या लगा दिया आपने सर के नीचे। लगाने के बाद आप सर को पानी से पहले धोएंगे, पानी डालेंगे मग से, उसके बाद शैम्पू लेंगे, शैम्पू से डालेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, फिर टॉवल लेके उसे क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद ड्राई जब हो जाएंगे, जब आप ऑयल अप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद तुम्हें चोटी बनाना आता है तो सुंदर सुंदर सी चोटी बना दो। हम लोग हमारे ट्रेनिंग टाइम पे चोटी बनाना सीखना हमारे लिए बहुत बड़ा काम था, हम बहुत सीखे थे चोटी बनाना। आना चाहिए भाई, क्योंकि कई काम ऐसे है ना, दे विल शो दैट यू आर डिफरेंट। पर्पज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हेयर, हेयर के लॉस को रोकेगी, प्रमोट ग्रोथ ऑफ हेयर, प्रिवेंट इचिंग एंड इन्फेक्शन, डेस्ट्रॉय पेडिकुलाई, promote healthy hair and clean scalp, to stimulate circulation of blood and to prevent accumulation of dirt and dandruff। आपको पता है यार बाल धोने से क्या फायदा होगा? डेंड्रफ नहीं होंगे, नींद अच्छी आएगी,
ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जुएं खत्म हो जाएगी, कंफर्ट होगा, बाल शाइनिंग चमकदार, घने लंबे चौड़े काले लंबे वालों ये हो जाएंगे, इचिंग नहीं होगी। इसके लिए आर्टिकल्स क्या चाहिए? बाथ टाउल, क्लीन कॉम, ऑयल, पेपर बैग, किडनी ट्रे, 1 एप्रन। ठीक है बेटा, ये हमारे हेयर शैम्पू तो आप रखेंगे। हेयर शैम्पू यदि तुम एफर्ट कर सको तो हेयर शैम्पू, वरना साबुन रगड़ो। मैं तो साबुन से ही नहाता हूं। नेक्स्ट आता पेडिकुलिसिस। इस किताब वाले ने भी ये लिखा भैया कि हेड के ऊपर पाई जाती है, उसको पेडिकुलिसिस कैपाइटिस, दूसरे को कार्पोरिस और तीसरे को प्यूबिस बोला जाता है। ये क्यों होती है? पुअर हाइजीन के कारण। अरे बाल साफ नहीं रखोगे तो होगी ना जुएं, डेली कंघी करोगे तो क्यों नहीं होंगी जुएं। अब इसने बोला है जुओं से क्या क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है जुए पड़ने के, तो इंग्लिश में बोल रहा हूं, जुए में इस कारण बोल रहा हूं आपको याद हो जाए क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। इचिंग हो जाएगी, रैशेज हो जाएंगे, क्रॉलिंग लाइस, चलती हुई फील होंगी, चल रही है कुछ, स्किन थिकनिंग मोटी हो जाएगी, स्किन डिस्कलरेशन होना जाएगा, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। रात को तुम सो रहे हो और पता पड़े 5-10 जुओं में युद्ध छिड़ गया तो तुम्हारी नींद तो खराब होगी, क्योंकि स्पोर्ट तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे ग्राउंड पे यदि लड़ाई हो रही है तो नींद तो तुम्हारी खराब होगी। तो प्रिवेंशन क्या है? टू प्रोवाइड हेयर केयर टू द पेशेंट एंड टू प्रिवेंट पेडिकुलोसिस। डेली नहाना है, डेली बाल धोने हैं, डेली कॉम्ब करना है और अच्छे तरीके से शांति से प्यारों से महलाते हुए सर्कुलेटरी वे में आपको ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, जिसको सरसों का चाहिए सरसों का, जिसको तारपीन का चाहिए तारपीन का, जिसको और अरे कुछ होता होगा। अरे जो लोग, मतलब कहने का मतलब ये बेटा, नारियल कोकोनट जो भी कोकोनट, हाँ नहीं वो सही बोल रहा है, मैं मजाक में बोला हूँ। तारपीन, कोकोनट ऑयल या कोई भी सर जो भी आप ऑयल अप्लाई करना चाहे कर सकते बेटी, है ना। उसके बाद बेटा हमारे आर्टिकल्स वही हैं जो यूज करते हैं। अब आता बेड सोर। बेड सोर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बेड सोर या डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर। प्रेशर सोर, प्रेशर पड़ने से सोर हो रहा है, सोर मीन्स घाव। प्रेशर कब पड़ेगा? मैं 2 महीने तक कुर्सी लगा के यूं बैठ गया तो पीछे छिलेगा ही ना भाई। मैं 1 महीने से यूं ही लेटा हुआ हूं तो यहां तो लगेंगी ना। जब ही तो बैक केयर पढ़ाई जा रही है कि हाउ यू प्रिवेंट द बैक बेड सोर टू द पेशेंट, कैसे रोक सकते हो। अब डेक्यूबिटिस अल्सर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या, किताब के अलावा हम एक डेफिनेशन करते हैं, प्रोलॉन्ग इफ एनी पेशेंट इज लाइंग डाउन ऑन द बेड, या इंग्लिश बेड भी छोड़ दो, कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठा रहता है या लेटा रहता है, जिसके कारण उसके उस एरिया में प्रेशर पड़ता है और बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि टिश्यू के डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको कि नेक्रोसिस बोला जाता है। इसी को ही बेड सोर बोलते हैं, इसी को ही डेक्यूबिटिस अल्सर बोलते हैं, इसी को ही प्रेशर सोर बोलते हैं। और पूछो, आ रहा है मजा? पूरा आ रहा है? दिमाग चल रहा है? दिमाग चल रहा है मतलब पढ़ाई में चल रहा है, ये नहीं वैसे चल। समझ में आई बेटी? डेफिनेशन समझ में आई? उसके बाद रिस्क फैक्टर्स। बेटा अब कई बार मैंने आपको बताया है प्रेशर सोर कहां कहां होते हैं, यदि वो पूछे सुपाइन पोजीशन के, अब कई बार ये बोल देते हैं एग्जाम के अंदर, टेल मी द पॉइंट्स इन द सुपाइन पोजीशन ऑफ बेड सोर। आपको सोचना है आप लेट गए तो आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट बेड के टच में है, वही बेड सोर होगा। आप लिख दो पीछे से ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, इनको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो लिख देना, ये समझ में आ गया। प्रॉन पोजीशन मुल्टे लेट हो गए तो ब्रस्ट जाएंगे भाई, यूं लेट हो गए तो कनपटी आएगी, ये ईयर लिख देना इसको। बाकी तुम्हारा ये थाइज लग जाएंगी दोनों, घुटने तो भी उठे रहेंगे, तो नीचे वाले तुम्हारे पैर के जो फीट से जो एंकल्स या जो भी चीजें जब जिस पोजीशन में वो पूछे उस पोजीशन में जो बॉडी पार्ट्स आपका बेड पे टच कर रहा है आपको वो लिख दे। ठीक है बेटा, इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं बेड सोर के? अनरिलीव्ड प्रेशर, फ्रैक्चर, ह्यूमिडिटी, शियर, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, एज, टेम्परेचर, कंटेंट्स। अरे बेटा यदि माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा तो टिश्यू हील नहीं होंगे,
डिहाइड्रेटेड है तो चांसेस होते हैं, या फ्रिक्शन हो रहा है, या मॉइस्चर मौजूद है तो स्किन खराब होगी ना भाई, या हीट ज्यादा है तो टिश्यू डेथ होंगे ही, या ह्यूमिडिटी है, फ्रिक्शन है, टेम्परेचर कंटिन्यूस, ये बहुत सारे कॉमन साइट्स बेटा मैंने आपको बताई है। पैथोफिजियोलॉजी देखो इसमें भी वही लिखी है, ड्यू टू एनी कॉज कैपिलरी प्रेशर होता है, ऑक्लूजन हो जाता है, वही बेटा ब्लड सप्लाई कम होकर हाइपोक्सिया हो गई, बाद में उसको इस्चेमिक नेक्रोसिस हो गया और वो बेड सोर बन गई। जो मैंने डेफिनेशन बोला है वही लाइन यहां लिखनी है, समझ में आया बेटा? कैसे पैथोफिजियोलॉजी? प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन फॉर ए पेशेंट, प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन होगी तो फिर डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दैट एरिया, उसको इस्चीमिया बोल देंगे। ड्यू टू इस्चीमिया टिश्यू इज हैविंग हाइपोक्सिया, दैट टिश्यू विल बी डेथ, जिसको ब्रैकेट में लिख दोगे नेक्रोसिस, इस नेक्रोसिस को नीचे लिख दोगे दिस इज प्रेशर सोर। आया समझ में? कितना मजा आया, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे बेटा, नॉर्मली यदि ये हो गया है तो सबसे पहले पोजीशन चेंज करेंगे, बैक केयर प्रोवाइड करेंगे, जहां प्रेशर पॉइंट्स है उनके नीचे रिंग लगा देंगे, रिंग मींस कॉटन रिंग जहां पर प्रेशर नहीं पड़े, या प्लास्टिक की रिंग लगा देंगे, आजकल तो सिलिकॉन रिंग आने लग गई है, ठीक है बेटा। और यदि वो कुछ हो गया तो एंटीबायोटिक लोशन लगा देंगे, पाउडर लगा के बैक केयर करेंगे डेली, उसको सर्कुलेटरी वे में मूवमेंट करेंगे जिससे कि वो इंप्रूव हो, और यदि ज्यादा हो रहा है तो ड्रेसिंग कर देंगे, और यदि उसका यूरिन बाहर निकल रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको डायपर पहना देंगे, ठीक है बेटा। पेशेंट के केयर गिवर को एजुकेट करेंगे, यदि कोई ज्यादा ही बड़ा प्रेशर सोर हो गया है तो उसे सर्जिकल रिपेयर कर देंगे, मींस टांके लगा देंगे या कुछ हील कर देंगे या स्किन का पैच लगा देंगे यदि ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कॉमन चीज है बेटी, समझ। वो पाउडर का नाम अभी याद आ जाने तो मैं बता दूंगा बेटा। सिल्वर नाइट्रेट की जेल आती है बेटा, वो सिल्वर नाइट्रेट की सिल्वर नाइट्रेट की जेल आती है, सिल्वर सल्फेट भी आती है। उस जेल से क्या होता है, वो वाटर परमीबल जो है, पानी उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद आता है बेटा बैक केयर। बैक केयर मैंने आपको बेड बाथ के साथ बताई, वही क्या करना है बेड बाथ में, बेड बाथ में वही पहले स्पंज से लेके नॉर्मल पानी, फिर सोप, फिर वो दोबारा पानी से क्लीन करना है, ड्राई करना है, और पाउडर या इमोलिएंट्स लगा के ड्राई छोड़ देना है, और कपिंग, टैपिंग और पैडिंग ये जरूर करनी है बेटा। और सर्कुलेटरी वे में करेंगे कपिंग, टैपिंग और पैडिंग, ऐसे ऐसे करने से भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। जैसे ऐसे करने से, क्लैपिंग करने से हमारे जो बॉडी के मसल्स या पॉजिटिव वाइब्स जो डेवलप बनती है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो प्रेस होते हैं और उससे हमें बेनिफिट होता है। ऐसे यदि हम पैटिंग और टैपिंग करते हैं तो इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है बेटा। ये हमारा बैक केयर हो गया। पेरिनियम का बैक केयर या जेनाइटेलिया का केयर तो आपको पता है बेटा, क्लीनिंग करना है, कहीं पे कोई प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करना है कि यूटीआई ना हो जाए। पता पड़ा एक बेचारा आदमी आया, कुछ एक नई बीमारी आया, वो बेचारा 3-4 दिन से उसने टॉयलेट वॉयलेट नहीं किया, वो यूटीआई और लेके चला गया। यूटीआई मींस वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हुआ, आप उसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, देखना है, और बार बार में जो बेडशीट है वो चेंज करवानी है। जेनाइटलिया यदि फीमेल है तो उसके लिए भी मेजोरा माइनोरा को दोनों को एक थोड़े से गुनगुने पानी से क्लीन करना है, या पीछे स्टूल पास कर दिया तो पूरा एरिया क्लीन कर देंगे। एक सोचो ना, एक प्यारा सा पेशेंट, एक इंसान जो एक बुरी कंडीशन में है, एज ए नर्स हम उसे कितना बढ़िया कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा वो है आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से हील करो, बहुत अच्छे तरीके से उसके केयर करो और उसे प्रोवाइड करो बेटा। ये समझ में आया बेटी आपको? ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है बेटा पर्सनल हाइजीन का, जिसके अंदर हमने सारे हाइजीन के बारे में पढ़े। मैंने जो बेसिक बेसिक कॉमन कॉमन जो हाइजीन है बेटा उसके बारे में डिस्कस करा, और बाकी की जो डिटेल है वो आप घर पे जाके स्टडी कर सकते हैं, बुक्स रेफर कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो। बाकी की और हमारे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें लगातार।